हम अक्सर इतिहास को एक बंद फाइल की तरह देखते हैं। हम सोचते हैं कि शीत युद्ध बस पुराने जमाने का एक किस्सा है, कंक्रीट की दीवारों और लोहे के पर्दों का एक ऐसा अध्याय जो बर्लिन की दीवार गिरने के साथ ही खत्म हो गया। लेकिन जरा गौर से देखिए, शीत युद्ध रातों रात गायब नहीं हुआ। यह बस बिखर गया और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में आकर बस गया। आपके हाथ में मौजूद फोन, आपकी गाड़ी को रास्ता दिखाता वो नक्शा, आपकी स्क्रीन पर चलने वाली हेडलाइंस, ये सिर्फ आधुनिक सुविधाएं नहीं है, ये उस संघर्ष की गूंज है जो दशकों पहले खत्म हो चुका था। विनाश के बाद की इस दुनिया में आपका स्वागत है। 4 अक्टूबर 1957 सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। दुनिया डर के मारे आसमान की तरफ देख रही थी। उन्हें वहां सोवियत संघ का एक नया चांद नजर आ रहा था। लेकिन जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की लैब में 2 अमेरिकी भौतिक विज्ञानी विलियम गुएर और जॉर्ज वेफेनबैक कुछ और ही सुन रहे थे। वे स्पुतनिक की रेडियो बीप को मॉनिटर कर रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई। जैसे ही सैटेलाइट करीब आता, रेडियो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती और जैसे ही वह दूर जाता, फ्रीक्वेंसी गिर जाती। विज्ञान की भाषा में इसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। उन्होंने तर्क लगाया, अगर हमें पृथ्वी पर अपनी सही लोकेशन पता है तो हम सैटेलाइट की गति और रास्ते को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने इस समीकरण को पलट दिया। अगर हमें सैटेलाइट की लोकेशन पता हो तो हम उसके सिग्नल का उपयोग करके पृथ्वी पर अपनी सटीक लोकेशन पता कर सकते हैं। यह तकनीक आपके ऑफिस जाने के लिए नहीं बनाई गई थी। यह एक सैन्य जरूरत थी जिसे ट्रांजिट सिस्टम और बाद में जीपीएस कहा गया। इसका असली मकसद था अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों को पानी की सतह पर लाना, उनकी लोकेशन तय करना और परमाणु मिसाइलों को भयानक सटीकता के साथ लॉन्च करना। आज महाविनाश के लिए बनाया गया वह गाइडेंस सिस्टम ही वह कारण है कि आप इंस्टाग्राम पर अपनी लोकेशन टैग कर पाते हैं या अपने लिए नजदीकी कॉफी शॉप ढूंढ पाते हैं। आप अपनी जिंदगी का रास्ता एक परमाणु युद्ध के नक्शे के सहारे खोज रहे हैं। जहां एक तरफ आसमान को हथियार बनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर तारों का जाल बिछाया जा रहा था। 1960 के दशक में पेंटागन की रिसर्च एजेंसी अरपा के सामने एक भयानक स्थिति थी। अगर एक परमाणु हमला किसी मुख्य संचार केंद्र जैसे वाशिंगटन डीसी को उड़ा दे तो पूरी मिलिट्री कमांड अंधेरे में डूब जाएगी। उस समय का टेलीफोन नेटवर्क बहुत कमजोर था। उन्हें एक ऐसे नेटवर्क की जरूरत थी जिसका कोई एक सिर या केंद्र न हो। उन्होंने इसे नाम दिया अर्पनेट। इसमें पॉल बरन द्वारा खोजी गई एक क्रांतिकारी तकनीक का इस्तेमाल किया गया जिसे पैकेट स्विचिंग कहते हैं। इसने डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जो किसी भी खुले रास्ते से स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते थे और अपनी मंजिल पर जाकर वापस जुड़ सकते थे। इसने अपना पहला संदेश 1969 में भेजा। वह सैन्य प्रयोग ही आज के आधुनिक इंटरनेट की नींव है। इंटरनेट सिलिकॉन वैली का आविष्कार नहीं है, यह पेंटागन की देन है जो परमाणु सन्नाटे के डर से पैदा हुआ था। लेकिन तकनीक तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। आपकी दीवारों पर टंगे नक्शे आज भी शीत युद्ध की स्याही से ही बने हैं। जरा नाटो संगठन को देखिए। सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए 1949 में इसकी स्थापना हुई। 1991 में सोवियत संघ तो खत्म हो गया, लेकिन नाटो न केवल बचा रहा बल्कि इसका आकार 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। आधुनिक वैश्विक राजनीति की दरारें, चाहे वो पूर्वी यूरोप का तनाव हो या प्रशांत महासागर में बनते नए गठबंधन, ये कोई नई दरारें नहीं है। ये पुराने जख्म हैं जो फिर से हरे हो गए हैं। पूर्व बनाम पश्चिम की लड़ाई खत्म नहीं हुई, यह बस बदल गई है। खिलाड़ी शायद बदल गए हों, लेकिन बिसात वही बिछी है। परमाणु बम के साये में जो गठबंधन बने थे, वही आज भी दुनिया के व्यापार और सुरक्षा को तय कर रही हैं। हम यह मानना पसंद करते हैं कि हम एक नए युग में जी रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि हम 20वीं सदी की गूंज में ही सांस ले रहे हैं। शीत युद्ध ने हमें जुड़ने के लिए तकनीक दी, रास्ता खोजने के लिए दिशा दी और वो बंटवारे दिए जो आज भी हमें तोड़ने का डर दिखाते हैं। यह तय करता है कि आप कहां जाते हैं, आप क्या देखते हैं
और आपका देश किस पर भरोसा करता है? वह युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उसने जो दुनिया बनाई, उसकी कहानी तो अभी बस शुरू हुई है।